नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बात बिहार की में आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की मांग जो लंबे समय से रही है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और विशेष पैकेज को लेकर। यूं तो आपने इस की मांग जो है वो लंबे समय से सुनी होगी, चाहे सत्ता में जब से भारतीय जनता पार्टी रही है तब से आपने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह मांग करते सुना होगा। अब सवाल यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे समय में इस मांग को उठा रहे हैं और उनकी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही है जब केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका मजबूत हो गई है। बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके पक्ष में भी तर्क हैं और विपक्ष में भी तर्क हैं। दोनों तर्कों पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर यह बिहार के लिए जरूरी क्यों है। इन सब के बीच नीतीश कुमार की मांग का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया है। चिराग पासवान, आपको मालूम है कि बिहार राजनीति में उनका कद न केवल इस बार बढ़ा है बल्कि देश स्तर पर भी बढ़ा है। 5 के 5 सांसद उनके जीत कर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अदावत पहले चिराग पासवान की जरूर रही थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की जुगलबंदी लोकसभा चुनाव के बाद भी अब दिख रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं, पैर भी छूते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग का समर्थन करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता लगातार स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। अब सवाल यह कि जो 14वें वित्त आयोग की बात थी उसके आधार पर यह कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, विशेष पैकेज दिया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच बड़ा लोचा यह भी है कि जिन 5 राज्यों में विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार से पहले से उठ रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राजनीतिक लोचा यहां फंस रहा है। हम उस आयोग के रिपोर्ट पर भी बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, क्या वो क्राइटेरिया जो सरकार ने सेट किया है उसमें बिहार उस पैमाने पर खरा उतरता है या नहीं है। हम तमाम फैक्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक चर्चा तब गर्म हो जाती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समर्थन करते हैं और बिहार इकाई भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप रहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की खामोशी उनकी दुविधा को दर्शा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के ये नेता समझ रहे हैं कि ये मांग सही नहीं है और यह ऐसा संभव नहीं हो सकता? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या यह सिर्फ राजनीतिक शगुफा है जो अक्सर विधानसभा चुनाव में सुना जाता है? आपने सबने देखा होगा 3 से 4 विधानसभा चुनाव के समय यह मांग जोर शोर से उठती रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बात रखी है। अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बड़ी भूमिका में हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। एक तरह से तंजिया अंदाज उनका जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रहा। हम तमाम इस पर बातचीत करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस स्टेट में 14 महीने बाद विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस स्टेट के मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्र में इतनी बड़ी हो, क्या उस स्टेट पर विशेष राज्य के दर्जे की बात अगर होती है तो केंद्र पर कोई दबाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तमाम पक्ष हैं, तमाम डेटाज भी हैं। मैं चाहूंगा ग्राफिक्स भी अपने दर्शकों को दिखाइए और दर्शकों से भी अपील है आप भी कमेंट करके हमारे पैनलिस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। इस चर्चा में हम स्वागत करेंगे संजीव पांडे सर हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप झा सर हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विनय सर, वरिष्ठ पत्रकार, सह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। लेकिन सबसे पहला सवाल, चूंकि पहले जुड़े हैं संजीव सर हमारे साथ। संजीव सर, स्पेशल स्टेटस की मांग लंबे समय से होती रही है। वित्त आयोग की रिपोर्ट जो अभी मतलब मैं पढ़ रहा था और बहुत सारी चीजें उसमें निकल करके सामने आई हैं कि जिस तरह से 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने इसे देना बंद कर रखा है और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि हम विशेष पैकेज देंगे। केंद्र सरकार 2014 से ही इसको देने से फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, नाम गिना देता हूं, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इलाज में है। यह मांग उस स्टेट से भी उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र सरकार की बात हम कर रहे हैं
तो ये दबाव कितना कारगर रहेगा और क्या वाकई ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या बिहार की जेन्युइन मांग है? 2 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा। शुरुआत में हम सभी पैनलिस्ट के पास 2-2 मिनट चलेंगे। संजीव सर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो स्पेशल स्टेटस का ये हिस्ट्री क्या है। 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने ये रेकमेंड किया था 1969 में, और 1969 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और अब तक देश भर में 28 राज्यों में से 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जा चुका है। और इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, टफ ज्योग्राफिकल एरिया, सीजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, या वैसे स्टेट जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता हो और वहां पे टफ लाइफ हो, इस और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हो, सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड एरिया हो, तो उसके बेस पे ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है 1969 में जब उसके रिकमेंडेशन पे जब लागू हुआ, तब तक 11 राज्यों को मिल चुका है, जिसमें J&K है, असम है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन सब राज्यों को दिया जा चुका है। और ये लगातार राज्यों की तरफ से मांग होती रही है, लेकिन जो बेसिकली क्या है कि 14th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन आया, उस रिकमेंडेशन में ऑलरेडी कहा गया कि हम जो टैक्सेशन में जो स्टेट का शेयर हम बढ़ा रहे हैं, हम 33% से इसको 42% कर रहे हैं, और जब ऑलरेडी शेयर हम बढ़ा रहे हैं स्टेट का, तो स्पेशल स्टेटस देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे बिहार का मसला ये है कि बिहार गवर्नमेंट कहती है कि झारखंड बंटने के बाद हमारे पास रिसोर्स है नहीं, और बिहार गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में अगर हमको स्पेशल स्टेटस मिलता है तो 2.5 लाख करोड़ रुपया सेंटर से हमें असिस्टेंस मिल जाएगा। बेसिकली इसमें असिस्टेंस में ये होता है कि ये जो स्पेशल स्टेटस में जो आपको सेंटर से स्पॉन्सर्ड जितने भी ग्रांट होते हैं या जितनी भी योजनाएं होती हैं, उसमें आपको 90% जो है सेंटर दे देता है, 10% स्टेट उसका अपनी तरफ से जुगाड़ करता है। नॉर्मल जो प्लान जो सेंटर का होता है उसमें 50 to 60%, कभी 70% सेंटर दे देता है, स्टेट 30% देता है, तो इस तरह से देता है, इस तरह से ये चलता है। तो स्पेशल स्टेटस में मान के चलिए कि 30% आपके जो ग्रांट्स का पैसा और बढ़ जाता है। तो ये एक स्थिति है उस बेस पे। तो लेकिन अकेला बिहार ये अब नहीं मांग रहा है, बिहार के साथ साथ सेम प्रॉब्लम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश कहता है कि हमारा हैदराबाद स्टेट जो है, हैदराबाद राजधानी तेलंगाना को चला गया, हमारा रिसोर्स जो है टैक्सेशन का जो बहुत बड़ा रिसोर्स था आईटी सेक्टर का और साइबराबाद का, वो चला गया तेलंगाना को। और उड़ीसा कहता है कि हमारे पास एक सीजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि स्पेशल स्टेटस में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ट्राइबल पॉपुलेशन उड़ीसा में नियर अबाउट 22 से 23% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो कहता है कि हम बहुत बैकवर्ड हैं, तो हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। बिहार कहता है कि जी हमारा जो एनुअल इनकम है वो 60,000 के करीब है पर कैपिटा इनकम, हम जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्स हैं उसमें सबसे इंडिया में नीचे हैं, तो हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल पिछले 20 सालों में प्रैक्टिकल नहीं रहा है, पॉलिटिकल इशू ज्यादा रहा है। ठीक है, यही तो हमारा सवाल है। और चूंकि विनय सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों राज्यों में लगातार जाते रहते हैं और रांची में ज्यादा रहते हैं, विनय सर ये बात सच है कि राज्य के अलग होने के बाद से इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, रिसोर्सेज चले गए, और स्थिति जो है बिहार में रोजगार की भी आप जान ही रहे हैं सर, खराब है। हमने सीमांचल में देखा जब लोकसभा चुनाव चल रहा था सर, यकीन मानिए आपने भी देखा होगा कई रिपोर्टें। अब तो स्थितियां ऐसी हैं सर कि पलायन एक्सप्रेस चलाना पड़ रहा है, नाम लोगों ने रख दिया पलायन एक्सप्रेस। पलायन की बहुत भयंकर समस्या, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस चैनल पर बैठे हुए, हमने लगातार मुद्दे आधारित बात की है और सरकारों तक यह बात जानी चाहिए कि जिस स्टेट में इतना पलायन हो, इतना बेरोजगारी हो, उस स्टेट पर कुछ ना कुछ तो ध्यान देना चाहिए। और कहा यह जा रहा है अब तो उसका भी जिक्र होना चाहिए विनय सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में 1,25,000 करोड़ देने का वादा कर गए थे, उसका क्या, इस पर भी विशेष रूप से बात होनी चाहिए। लेकिन क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार राजनीति के लिए एक कहते हैं कि वो पॉलिटिकल टूल बन गया है सर, हर विधानसभा चुनाव में इस पर बात होती है और नतीजा सिफर निकलता है हमेशा इस पर। जैसे बिहार शुरू से डिमांड कर रहा है स्पेशल स्टेट, क्योंकि विभाजन जब बिहार का हुआ तो कहा जाने लगा कि बिहार में कुछ बचा नहीं, केवल लालू बालू और आलू रहा। ये उस समय की कहावत थी 2000 के आसपास, जब बिहार का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड बटा था। उसके बाद से उस समय
राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी स्पेशल स्टेटस की मांग की थी। अटल जी के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार। फिर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो ये भी लगातार मांग करते रहे। ये बिहार के साथ विडंबना है कि कई जो पार्टियां बिहार की अभी हैं, सारी पार्टियां कभी न कभी मांग करती रही हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन ये दर्जा अभी तक मिला नहीं है। और अब तो ये लगता है कि कहीं चुनाव के समय ही इस तरह की मांगों को उठाया जा रहा है। हालांकि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने तय किया है विशेष राज्य का दर्जा का, उसमें जो कहा गया है कि पहाड़ी और कठिन भूभाग होना चाहिए, कम जनसंख्या का घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, सीमाओं पर रणनीतिक स्थान होना चाहिए, सीमा के पास आर्थिक बुनियादी ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति होना चाहिए। तो इसके अनुरूप जो गाइडलाइन अभी है उसके अनुरूप तो नहीं संभव है कि बिहार को मिल पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर केंद्र सरकार देना चाहेगी तो केवल कैबिनेट के द्वारा इस मापदंड को बदला जा सकता है। इसके लिए कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कैबिनेट नोट के द्वारा कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर इस प्रावधान को बदलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू है 2018 में इसीलिए एनडीए से अलग हुए थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहते थे, लेकिन उस समय एनडीए की सरकार जो केंद्र में है नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया और इसके कारण चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो गए। अब फिर चंद्रबाबू नायडू एनडीए से मिले हैं तो उनकी जो पुरानी मांग है, नीतीश कुमार की जो पुरानी मांग है, आज दोनों की ताकत बढ़ी है। आज जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उस सरकार को चलाने में दोनों की अहम भूमिका है। तो ऐसे में दोनों अपने ताकत का कितना इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा। यह केवल नारा पास आएंगे प्रदीप सर, आपके पास आएंगे। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं और टिप्पणियां पढ़ी अखबारों में हो या सोशल मीडिया पर हो, लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर आप जेन्युइनली मांग रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल इश्यू बनाकर इसे मांग रहे हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो केंद्र में स्थिति है और दूसरी तरफ अभी विनय सर हवाला दे रहे थे, मैं जरा देख करके रिपोर्ट पढ़ देता हूं, आंकड़े हैं, जनता भी कंफ्यूज ना हो। देखिए 2015 में जो 1,25,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की बात थी, उससे बिहार की स्थिति नहीं सुधरी। रिपोर्ट तो यही कह रहा है। और देखिए हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 परिवार गरीबी रेखा के से नीचे है बिहार में सर, और 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। बिहार में नौकरी केवल 1.57% लोगों के पास है। सरकार के पास तो डेटा है, उसने केंद्र को कहा है, और अब तो डबल इंजन की सरकार है सर। अगर उस मापदंड पर, उस क्राइटेरिया पर उतर रही है बिहार सरकार या बिहार के लोग उतर रहे हैं, बिहार उतर रहा है, तो लोचा कहां है? क्या ये पॉलिटिकल लोचा है? क्योंकि अब देखिए बिहार में जो प्रमुख पार्टियां हैं, इसमें हम विपक्ष को छोड़ देते हैं सर, कि मान लिया जाए कि वो चलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी एक पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या बिहार की जेन्युइन मांग है? सीधा सवाल। देखिए ऐसा है आशीष जी कि बिहार के साथ अन्याय और उस अन्याय को अभी तक हुआ है इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आजादी के बाद से ही बिहार को केंद्र ने विकास के मापदंड मामलों में नजरअंदाज किया। इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा आप देखिए तो वो जो भाड़ा समानीकरण, रेल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार का पर्टिकुलरली जो है तत्कालीन बिहार झारखंड दोनों की बात हम करते हैं, इसका भयंकर नुकसान हुआ। आजादी से पहले देख लीजिए जिस प्रकार से बिहार में औद्योगिक विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि अविभाजित बिहार में जो है 40% पूरे देश का मिनरल्स, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते थे। उस कारण से जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगती थी बिहार में ही टाटा नगर बसा। धनबाद में जो प्राइवेट कंपनीज या सरकार की भी कंपनी रांची हो, तो एक तरह से उसका फायदा बिहार को मिल रहा था। लेकिन भाड़ा समानीकरण की नीति के बाद जो है वो लाभ जो बिहार को मिल रहा था कि बिहार में ही 40% जो है मिनरल्स थे, उसका नुकसान बिहार को होना शुरू हो गया। जितने भी उद्योग धंधे लगने शुरू हुए वो एक तरह से जहां पर सब एक तरह से पोर्ट्स जहां हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, वहां जिससे कि माल को बाहर एक्सपोर्ट करने में आसानी हो, वहां पर
ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण देखिए, आपके आजादी के समय में भी बिहार में जितने उद्योग धंधे थे, क्योंकि जब तक आशीष जी हम कारण और समस्या को नहीं समझ पाएंगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। समाधान उसी में ढूंढना पड़ेगा। बिहार में जितने भी उद्योग धंधे थे जो बचे हुए भी थे आजादी के बाद, इसके भारत समानीकरण की नीति लागू होने के बावजूद जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद क्यों हो गए, कैसे बंद हो गए? वो चीनी मिल, वो जूट मिल, सबके सब क्यों बंद हो गए? उसके कारणों को ढूंढना होगा। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो जो लोग जिम्मेवार हैं उन लोगों को जिम्मेवार ठहराने की आवश्यकता है। और रही अभी तत्काल की बात अगर हम करें, उससे भी अधिक, जब 1990 के दशक में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब होने के बाद जो प्रवासी उद्योगपति थे, मैं पंजाबियों जैनियों की बात नहीं कर रहा, मैं बिहारी उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं। बिहार के बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, ऐसे कई उद्योगपति हैं जहानाबाद गया के रहने वाले हैं, लेकिन उन लोगों का इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं है। आशीष जी, क्या कारण है? जो कानून व्यवस्था है, जो कुशासन बिहार का है। ठीक है, अब देखिए बिहार माने कावेरी जैसी नदी का दक्षिण भारत में कितना बेहतर जल प्रबंधन है, क्या वो बिहार में जल प्रबंधन नहीं हो सकता था? बिहार में नदियों को, चाहे वो कोसी हो, गंडक हो, इन्हें कहा जाता है काल कहा जाता है बिहार में। ठीक है, मतलब जो हमारे लिए एसेट बन सकते हैं वो हमारे लिए अभिशाप बन के खड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का, जिस प्रकार से कोई योजना नहीं यहाँ के नेताओं के पास रहा। और बात नीतीश कुमार की हम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मांग ये 2005 से है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से। उससे पहले राबड़ी देवी एक सबसे पहली बार उठी थी, वाजपेयी जी की मीटिंग थी गांधी मैदान में, आम सभा था, उसमें जो है राबड़ी देवी ने पहली बार इस बात की चर्चा की थी कि बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ तो विशेष दर्जा मिलना चाहिए बिहार का। तो वो मांग आगे बढ़ते बढ़ते रही। बात अभी नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की, तो ये तो 10 साल के अंदर लगभग 6 साल रहे हैं एनडीए के साथ। हाँ, एक अंतर आया है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी अभी बढ़ी है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा आशीष जी कि नीतीश कुमार का ये जो डिमांड है वो तो यूपीए गवर्नमेंट समय में जो है, चाहे रघुराम राजन कमेटी बनी हो, पनगड़िया कमेटी बनी, सबने इस बात को स्थापित किया कि नहीं, अब जो है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एक बिहारी होने के नाते मेरी तो, या हम सभी की, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं इंक्लूडिंग आप भी आशीष जी, आप भी बिहार के ही रहने वाले हैं, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि बिहार को जो है, जो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है अभी तक आजादी के बाद से, उसके साथ इंसाफ हो, बिहार को न्याय मिले। ठीक सर, प्रदीप सर, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस मामले का पार्टी राजनीति ना करे ना। 2014 के बाद का बयान है, 2014 के बाद का बयान है। हमारे साथ संतोष सर भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। संतोष सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, संतोष सर से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर 2-2 मिनट चलेंगे सभी मेहमानों के पास। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। और संतोष सर, सोशल मीडिया पर रील हम सब में से हर कोई देखता है। अब नीतीश कुमार का एक रील मैं भी देख रहा था सर, 2014 के बाद का ही वीडियो। कह रहे हैं कि 2014 के बाद के उस वीडियो का मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि जो पार्टियां विशेष राज्य के दर्जे का विरोध करेगी वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। नीतीश कुमार की क्या पॉलिटिकल मजबूरी है सर? अगर इतना ही विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की बात कह रहे हैं, और अब तो देखिए केंद्र सरकार में मोदी के हनुमान चिराग पासवान नीतीश कुमार की मांग का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, मांझी की पार्टी समर्थन कर रही है, तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल मजबूरी है? नीतीश कुमार खुलकर बोल नहीं रहे हैं, उन अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं, और क्या ये वाकई पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं? 14 महीने से भी कम का वक्त है सर, स्टैंड ले लेना चाहिए था ना नीतीश कुमार को कि हाँ भाई दीजिए, हमारे 12 सांसद हैं केंद्र में, कमजोर हो जाएगी सरकार अगर नीतीश कुमार इधर उधर हो गए तो। संतोष सर, अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बोलिए सर। देखिए, नीतीश की जो स्थिति है ना, फिलहाल 12 सांसद के बावजूद भी वो अभी वो लाइन लेने की स्थिति में नहीं है जिससे ये दिखे कि भाई मोदी से वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल कंपनसन रहा है हाल के दिनों में, जिस तरीके से
वो बदलते हैं या उनकी वजह से लोग बदलते हैं। जो चीजें आ रही है ना इस समय में सरकार के अंदर कुछ भी ऐसी बात ना हो जिसमें ये लगे कि नीतीश कुमार जो है सो बार्गेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। उनका जो खुद का अपना पार्टी है, सांसदों की जो स्थिति है, अब ये आप समझ लीजिए कि बिहार में चुनाव, भले जदयू चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जदयू के सांसद को आर्थिक रूप से जितना मदद बीजेपी के अंदर खाने से दी गई है वो नीतीश कुमार को भी पता है, इसलिए वो इस आधार पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसके आधार पर बार्गेन करेंगे तो मोदी अभी अपर हैंड में है, उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन इस बात को नीतीश समझ रहे हैं। लेकिन चिराग का कहना, उसके हनुमान, मोदी का हनुमान है ना, और जीतन राम मांझी का, ये देखिए ये एक अलग तरीके का प्रेशर डेवलप कर दिया है नीतीश कुमार ने कि भाई हम बिहार के विकास के नाम पर जिस भी गठबंधन के साथ हम रहे, उस गठबंधन के साथ दूसरे घटक दल भी जो है वो हमारे साथ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार के मुद्दे पर चिराग पासवान बीजेपी के स्टैंड से अलग स्टैंड दिखाई दिया है। जीतन राम मांझी मोदी के मतलब बीजेपी तो खुलकर अभी नहीं बोल रही है, लेकिन ये स्टैंड ले रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, अंदर खाने में चीजें चल रही हैं। और सवाल है कि 14 महीने बाद इलेक्शन में जाएंगे तो कौन सा सौगात लेके वो जाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात होती है, ताकि लेके जाएंगे क्या, किसको लेके जाएंगे, तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए जो एक खबर हम आशीष जी आपको दे दें कि जिस बात को लेकर चर्चा काफी जोरों पर है कि जो स्पेशल स्टेट मिले या नहीं मिले, जो स्पेशल जोन है, इकोनॉमिक जोन, जो हाल के दिनों में जो एक अलग तरीके से हिमाचल को उसका लाभ मिला है, आपको पूरा उस इलाके में इंडस्ट्री पहुंच गई, तो जो स्पेशल जोन है वो बक्सर के इलाके में और पूर्णिया के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में वो इलाका जो आपको 4 लेन पर, जो असम वाला जो 4 लेन है, दरभंगा से लेके पूर्णिया के बीच का जो इलाका है, उसको ये लोग उस जोन में लाने की बातचीत चल रही है इन लोगों की। अगर ये भी हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और देता हूं संतोष सर 30 सेकंड। लगातार बहुत कुछ करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी लिखते रहते हैं, जरा उस पर भी विश्लेषण करिएगा सर कि 1.25 लाख करोड़ 2015 में मिला था सर बिहार को, क्या हुआ उसका, कुछ है रिपोर्ट आपके पास, बताइएगा। अगले सवाल लेकर के आएंगे, लेकिन छोटी टिप्पणी कर दीजिए सर उस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैकेज दर्जा नहीं तो पैकेज तो मिल ही जाएगा। हालांकि 2014 से रोक लग गया है इस विशेष दर्जे पर, तो पैकेज की उम्मीद की जा सकती है क्या इस बार? देखिए यहाँ बिहार में जो पैकेज दिया गया ना 70,000 करोड़ 75,000 करोड़ जो बात कही गई थी, देखिए ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो था, अधिकांश सड़क वाले योजना, आप जैसे मान लीजिए कि अभी भी चल रहा है, आरा से लेके पटना से लेके औरंगाबाद तक 6 लेन बनाएंगे, गांधी सेतु पर 4 पुल बन रहा है, तो जो केंद्र द्वारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था ना उसपे राशि दी है। नीतीश कुमार की इच्छा ये है कि जो ये राशि तो हमें मिल ही रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं उसको लेकर जो मेरी जो योजना है उस योजना में अगर आप मदद करते हैं, जैसे हम एक ही शब्द में जिसको लेकर नीतीश कुमार कल प्रणाम कर रहे थे, आप आशीष जी आप वहीं के रहने वाले हैं, प्रदीप जी भी वहीं के रहने वाले और मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। अगर वो प्रोजेक्ट मोकामा से लेकर कोलवर तक अगर बन जाए मेरीन ड्राइव पर, तो आज आप समझ जाइए कि वो किसी भी इकोनॉमिक जोन से बड़ा जोन होगा। बिल्कुल, जो सिर्फ मोकामा पुल से कोलवर पुल को जुड़ जाए, आप समझ जाइए कि हम लोगों के क्षेत्र का कितना विकास हो जाएगा। अभी आप पटना में, दीघा में देखते हैं हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर इस तरीके का छोटा छोटा मार्केट इस तरीके से मोकामा तक बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी बात होगी। जो हाथ जोड़ रहे थे तो वही योजना है, और 2200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और अभी लगभग 40,000 करोड़ का वो योजना है। अगर वो उसी योजना को एकमात्र उसी योजना को आशीष जी अगर केंद्र सरकार स्वीकृत कर देना, बिहार को हमको लगता है कि विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे अपने बलबूते पर लोग वहां का किसान हो चाहे छोटे व्यापारी हो, बहुत सारी चीजें खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहेंगे संजीव सर, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस चर्चा को, और आपने भी स्वीकार किया है,
से 10 का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, या कभी भी एक सरकार जब भी काम करती है ऑनगोइंग डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। ये मांग जब अब थोड़ा सा राजनीतिक सवाल पे आते हैं, चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी समर्थन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश दिखती है, लेकिन वो ईमानदार कोशिश पे एक प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब, जैसे आज पप्पू यादव ने एक सवाल उठाया, हम अभी अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं और चला भी रहे हैं उसको, कि वो कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि भाई हम ना तो केंद्र में मंत्री पद लेंगे और ना ही आपके साथ उस तरह की भूमिका रखेंगे, पहले ये बताइए कि स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपना स्टैंड तो क्लियर करे केंद्र की तरफ से। अब का स्टैंड, चलिए पीछे क्या हुआ नहीं हुआ इस पर हम बाद में बात कर लेंगे कि वित्त आयोग की अनुशंसा क्या कहती है, रिपोर्ट क्या कहती है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण भी नहीं आना किस तरफ इशारा करता है, और बिहार में बिहार के राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की बात का उठाया जाना, इसे आप कैसे देखते हैं? संतोष सर ने समराइज किया है, आप इस पर विस्तार से टिप्पणी करिए और फिर दोनों मेहमानों के पास चलेंगे, विनय सर के पास और प्रदीप सर के पास। मैं पॉलिटिकल जो जितने भी बयान है इसको बहुत गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। मैं जरा किसी भी चीज को हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में स्टडी करता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अभी प्रदीप जी ने एक बात सही बोली, और अगर आप देखेंगे कि बिहार स्टेट जब ज्वाइंट था, यूनाइटेड बिहार जो था, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था। बिहार को जितना पब्लिक सेक्टर मिला था हर स्टेट को उसकी जरूरत के हिसाब से दिया गया था। हरियाणा ज्वाइंट पंजाब में था, हरियाणा ज्वाइंट पंजाब में था, और पूरा का पूरा जो हरियाणा का जो ये बेल्ट था ये पानी को लेकर बहुत त्रस्ता था। और जो इंडस वाटर ट्रीटी जब पाकिस्तान से हुआ था तो हरियाणा और राजस्थान के उस इलाके को दिखाया गया था जहां पे बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम थी, और उस इलाके में भाखड़ा डैम जब बना तो पूरी की पूरी स्थिति बदल गई। बाद में हरियाणा का पार्टीशन किया गया, हरियाणा पंजाब 2 स्टेट बने, जैसे बाद में आप देखे होंगे कि झारखंड बन गया बिहार से। जब हरियाणा स्टेट बना तो हरियाणा के पास कुछ था ही नहीं। पंजाब वाले कहते थे हमको अलग कर दो, पंजाबी सूबा, पंजाब को अलग कर दिया गया। पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन से एकदम तरबतर था, किसान बहुत अमीर हो गए थे, पंजाब के जो छोटा सा स्टेट था और पैसे में सरप्लस था। हरियाणा को जब अलग किया गया तो ये जो आप पूरा बेल्ट देख रहे हैं दिल्ली से सराउंडिंग हिसार तक, ये एरिड था, लोग इस इलाके में शादी नहीं करते थे। लेकिन पॉलिटिकल विल पावर ने, जिसमें बंसीलाल का भी नाम है, देवीलाल का भी नाम है, और आज जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट का हब है फरीदाबाद गुड़गांव, हरियाणा ने दूसरे अंदाज में स्टेट को डेवलप कर लिया। वो दिल्ली वालों के पास ये नहीं गया कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, हमें 2.5 लाख करोड़ रुपया दे दो, हम गरीबों को उससे राशन देंगे। बंसीलाल का एक ही विजन था कि हरियाणा को कैसे कॉर्पोरेट का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सेंटर बनाना है। मारुति सबसे पहले आया, और मारुति ने के सब्सिडरी आज देखिए मानेसर और गुड़गांव के पास की मारुति के कितने सब्सिडरी इंडस्ट्री हैं। हरियाणा गवर्नमेंट को टोटल टैक्स का 50 से 60% ये 2 डिस्ट्रिक्ट देते हैं, हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव। बिहार जब आपको पब्लिक सेक्टर पंडित नेहरू ने इतना ज्यादा दे दिया था तो उस समय आप लोगों ने सब्सिडरीज इंडस्ट्री को क्यों नहीं डेवलप किया? आपने क्यों नहीं सोचा? आज जो पलायन की बात हो रही है, पलायन के भी बहुत सारे कारण है। सॉदर्न स्टेट्स का यही ऑब्जेक्शन है उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर कि जो एक मानदंड और जो रिफॉर्म्स हमने किए, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सॉदर्न स्टेट्स ने रिफॉर्म किए, और वो कहते हैं आज की डेट में कि टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, हमें टैक्स जितना कलेक्ट करते हैं उसका 10% मिलता है, और जो टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं, जो 1 रुपया कलेक्ट करते हैं, उनको 7 रुपया मिलता है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग। ये ऑब्जेक्शन सॉदर्न स्टेट्स का है, तमिलनाडु का है, ये केरला का है, कई स्टेटों का ये ऑब्जेक्शन है कि भैया उस स्टेट को आपने बीमारू स्टेट बनाने के लिए सेंटर जिम्मेवार नहीं है, आपका पॉलिटिकल लीडरशिप भी जिम्मेवार है। जब दूसरे राज्यों ने भी कई जगह पे तमाम विपरीत परिस्थितियों में जाकर अपने आप को डेवलप किया, अब बिहार को स्पेशल स्टेटस दे देंगे। हिमाचल को स्पेशल स्टेटस जब दिया गया तो पंजाब ने ऑब्जेक्ट किया, कहा कि आपने स्पेशल स्टेटस देकर जितने भी टैक्स छूट दिए पंजाब की सारे इंडस्ट्री प्लान करके पकड़ के, तो तमाम स्टेट ऑब्जेक्शन करेंगे अगर आपने स्पेशल स्टेटस दिया तो। अगर उसको आपने टैक्स 7 बनाया तो कह रहे भाई ये क्या कर रहे हो, हमारे कॉस्ट पे आप क्यों उनको छूट दे रहे हो, या तो हमें भी छूट दो। पंजाब और हरियाणा के ये लगातार क्वेश्चन है कि आपने हिमाचल और उत्तराखंड को क्यों दिया, हिमाचल उत्तराखंड को स्पेशल स्टेटस आपने दे दिया और हमारे सारे इंडस्ट्री वहां चले गए।
तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मसला है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय बिहार की बात होगी तो उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। उड़ीसा हमेशा कहता है कि हम बहुत बैकवर्ड है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर देखेंगे तो बिहार उड़ीसा लगभग बराबर है। दोनों मिनरल, बिहार तो चलिए मिनरल रिच स्टेट नहीं है, झारखंड में चला गया, उड़ीसा आज की डेट में आज भी मिनरल रिच स्टेट है, बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ वहां पे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो लीडर जो है जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, एक इंजीनियर के पैर छू रहे हैं, 3 दिन से कमेंट हो रहा है। नीतीश कुमार के 7 पुल कैसे गिर गए, किसने वो पैसे खाए? 1,35,000 करोड़ रुपया। अगर इस तरह के जो चोरियां जो स्टेट के अंदर हो रही है, डकैती जो हो रही है, जिस ढंग से पिछले 3 साल से देख रहे हैं पुल पे पुल गिरे जा रहा है, कौन पैसा खा रहा है? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हाईवे से कोई स्टेट नहीं बनता। अगर हाईवेज का अगर क्राइटेरिया चाहिएगा तो हरियाणा राजस्थान में जाके देखिए, हाईवे ही हाईवे है, 8-8 लेन के हाईवे बन गए हैं। गुड़गांव से मुंबई तक के द्रुत कौन सा कॉरिडोर है जो गुड़गांव से सीधा जा रहा है दिल्ली से बॉम्बे तक? सवाल ये है कि लोकल लीडरशिप को स्थानीय एंगल से देखना होगा। सेंटर से सिर्फ ग्रांट से कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर एक 10 करोड़ की आबादी वाले राज्य को 5 साल में मिल भी जाएगा स्पेशल स्टेटस में, तो उस स्टेट का क्या होगा? आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। आपको राज्य में पब्लिक सेक्टर तो चलिए आप कोई सोच भी नहीं सकता कि पब्लिक सेक्टर कोई बना लेगा, राज्य सरकार कहीं बना लेगी। सेंटर वाले तो जो बना हुआ है उसको ही बेचने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये तो सब कुछ बेच ही दो, BSNL बेच दो, सेल बेल तेल सब बेच दो। तो आप पब्लिक सेक्टर से तो कोई उम्मीद ना कीजिए कि कहीं कोई बन जाएगा। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे आएंगे लोग, क्यों आएंगे? देश के जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, टाटा, अंबानी, अदानी, उनको आप कैसे लाएंगे ओवरऑल पलायन रोकने के लिए? क्योंकि पलायन, सबसे बड़ी बात है कि केरल में पलायन क्यों हो रहा है भाई? एक सवाल ये भी तो उठाते हैं, केरल में मिनिमम वेजेज 18,000 है, आपके यहाँ मिनिमम वेज कितना है? आप 6,000-8,000 रुपए मजदूर से काम करा रहे हैं बिहार के अंदर। अगर दिल्ली में गुड़गांव में भी आ रहा है तो 15-16,000 मिल रहा है। तो सवाल ये है कि एक जो आपका लेबर पलायन का कारण सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट पिछड़ा है, ठीक है स्टेट पिछड़ा है वो भी एक कारण है, लेकिन फिर भी आज बिहार के मजदूर जो है इधर झज्जर और रोहतक में मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेन भर के आ रहा है, 2 महीने काम करते हैं, एक मजदूर 40-40 हजार रुपया लेके जाता है और वो 8-10 दिन में ठेका लेता है धान लगाने का। लेकिन सर उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह की आकलन तो संजीव सर जरूर होना चाहिए। और हाँ ठीक है, चलिए व्यवस्था कीजिए ना। उस परिस्थितियों में भी वो आके यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं, भीड़ लगी हुई है उनकी, भीड़ चाहिए। कहाँ भी जाइए नॉर्थ इंडिया में उनकी भीड़ है। धान लगाने के लिए मैक्सिमम लेबर हमारे स्टेट से आते हैं या बंगाल से आते हैं या बिहार से आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भैया हम 2 महीने में भी 40,000 50,000 कमा के निकल जाते हैं। एक मजदूर 30,000 40,000 कमा के निकल जा रहा है 2 महीने में। सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियां उस राज्य में सिर्फ ये नहीं कि सेंटर का असिस्टेंस से आप बिहार को बहुत डेवलप कर लेंगे, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, आप ICU से निकल जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ठीक है वहां की जो रुग्ण व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी के हाल देखिए। प्रदीप सर, जिन स्टेट का जिक्र किया अभी संजीव सर ने, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, ओडिशा का हो, राजस्थान का हो या गोवा का हो, संजीव सर आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं संजीव सर आपके पास। 5 स्टेट का अभी जिक्र आया है। संजीव सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में, क्योंकि 5 स्टेट का आपने जिक्र किया और कई सारे तर्क रखे, उस पर अब जरा जवाब ले लेते हैं तीनों पैनलिस्ट से। प्रदीप सर आपसे शुरू करते हैं और राजनीतिक सवाल संजीव सर का यह है कि 5 राज्य से ओडिशा में यह मांग तेजी से उठेगी, राजस्थान गोवा में भी यह मांग तेजी से उठेगी, तो केंद्र सरकार के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। और क्या यह बात नीतीश कुमार और चिराग पासवान नहीं समझ रहे? फ्लैट सीधा एकदम सवाल। नहीं आशीष जी, सबों को पता है, ठीक है, इस बात को की जानकारी सभी लोगों को है। इसीलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार जब केंद्र की सत्ता में है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो भले ही ठीक है कि छोटे पार्टनर है, लेकिन केंद्र की सत्ता में साझीदार हैं, तो जिस प्रकार की बयानबाजी अभी विशेष राज्य के दर्जे के लिए हो रही है उसमें, और जब वो विपक्ष में थे तब में, दोनों में अंतर तो सभी लोगों को दिख रहा है। नहीं, दुर्भाग्य है, ठीक है, कि अभी खाना पूर्ति के लिए इन लोगों का बयानबाजी हो रहा है, चाहे वो जदयू के मंत्री ही दे रहे हो या तेजस्वी यादव से, सॉरी चिराग पासवान से जब पूछा गया कि आप विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई समर्थन करते हैं।
यही अभी डिबेट के अंदर हम में से कोई भी इस राज्य के विशेष राज्य के दर्जे की मांग का विरोध नहीं कर सकता आशीष जी। तो उसी प्रकार से चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता से अगर पूछिए, आप बाइक लेने के लिए जाएंगे, आप माइक लगाएंगे, वो कहेंगे कि हम समर्थन करते हैं, विरोध कोई नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो चूंकि देखिए बिहार की समस्या अलग है, बिहार की समस्या सबसे बड़ी चीज है जो मैंने बताया, जब तक हम मूल कारणों को नहीं समझेंगे बिहार की क्योंकि एक चीज तो तय है आशीष जी ना, कि बिहार का अल्टीमेट जो डेवलपमेंट होना है वो बिहार के रिसोर्स से होगा। इतना भी कोई भी सेंट्रल का असिस्टेंस एक तात्कालिक मदद हो सकती है, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाए, मान लीजिए विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, सेंट्रल प्रायोजित किसी भी प्रोजेक्ट में सेंटर 90% 10% बिहार दे, लेकिन काम कौन करेगा? काम तो बिहार की एजेंसी करेगी। काम तो कोई ना कोई जो है, जो एजेंसी है, चूंकि काम तो यहाँ मान लीजिए एक मिनट करिए, किसी जिला मुख्यालय में कोई काम होना है तो कलेक्टर के माध्यम से होना है, और वहां जो है वो 40% कमीशन खाने वाला अगर ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ पर, अगर उसमें घुसखोरी हो रही है, पुल गिर जाएंगे अगर, तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है। तो सबसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आशीष जी, जैसा संजीव जी अभी बोल रहे थे, उनकी हर बात से सहमत होते हुए भी मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक सेक्टर से ही किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। अब वो जमाना नहीं रहा केवल पब्लिक सेक्टर को चलाकर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अब वो स्थिति 90 से पहले वाली आएगी भी नहीं, देश को सोना गिरवी रखना पड़ा, ठीक है, ये एक अलग विषय है जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के सहारे देश का विकास नहीं हो सकता, बिहार का भी विकास नहीं होगा। उसके लिए ये ढूंढना होगा कि सरकारों का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल पैदा करना जिससे कि आम जनता, जैसे मैंने सिंपल कहा कि आज ठीक है, आते हैं संजीव सर, आपके पास भी आएंगे। मैं यहाँ पे बस एक चीज लूंगा। पब्लिक सेक्टर की जब बात आई है तो मैं इनका उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्ल्ड के जो टॉप के पब्लिक सेक्टर फॉर्चून 200 में 100 में चाइना के कम से कम 15 से 20 हैं, और चाइना ने कभी भी अपने पब्लिक सेक्टर को नीलाम नहीं किया। अगर आप चाइना के आज भी हिस्ट्री पढ़ लें तो चाइना पेट्रोलियम, बैंक ऑफ चाइना, और ये पब्लिक सेक्टर ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है, और पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका से लेकर चाइना से भारत की तुलना नहीं हो सकती। और नहीं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, नहीं एक मिनट, आप पहले सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चाइना से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, चाइना से इसलिए मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ। एक मिनट आप सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप सुन लीजिए, चाइना से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि चाइना भी आपके जैसी आबादी लिए हुए है, इंडिया भी इतनी ही बड़ी आबादी लिए हुए है। चाइना ने भी 1980 अपनी इंडिया ने भी 1980 के दशक में इकोनॉमी खोली है। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर कभी भी कोई भी जो समझदार देश होगा अपने पब्लिक सेक्टर को कभी तबाह नहीं करेगा, क्योंकि मुसीबत में पब्लिक सेक्टर ही बचाता है। आज सपोर्ट मिला, अगर डिविडेंड मिला तो पब्लिक सेक्टर की तरफ से मिला। और पब्लिक सेक्टर का संजीव सर, पब्लिक सेक्टर का मामला चूंकि गंभीर है और आप संजीव सर उठा रहे, मैं मौका दूंगा, गारंटी मौका दूंगा सर, आप कर लीजिए कि पब्लिक सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अडानी अंबानी जो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स हैं, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया आप देख लीजिए, डाटा अवेलेबल है। संजीव सर, चूंकि मसला गंभीर है मैं कह रहा हूं, लेकिन अगला 5 से 7 मिनट, चूंकि लंबे समय से विनय सर और हमने सर से टिप्पणी नहीं ली है, संतोष सर से, इसलिए बोलेंगे। और दोनों से गंभीर सवाल यह है कि सर 14 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और अच्छी खासी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, गंभीर विषय है। विनय सर, 14 महीने बाद जब जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में जाएगी और उसी जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहेंगे कि हम केंद्र से कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी मंच पर रहेंगे, चिराग पासवान कहेंगे कि केंद्र से दर्जा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उसी नेता उसी मंच पर रहेंगे। कैसे मसला सुलझेगा सर? 3 चुनाव तो निकल गए। देखिए, तो नीतीश कुमार की आदत है कि एक विंडो बराबर खोल के रखते हैं, इसलिए उनकी अपनी एक खासियत है। लेकिन जो हम लोग स्पेशल स्टेटस की चर्चा कर रहे थे, तो 15वें वित्त आयोग के सदस्य डी श्रीवास्तव,
उनका भी ये मानना है कि कोई भी राज्य अपेक्षाकृत गरीब है और जिसकी कोई विशेष आवश्यकता है तो उसका वो अनुरोध कर सकती है। तो बिहार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल की समस्या है, नदियों को जोड़ने की समस्या है। अगर आप हर वर्ष बिहार में बाढ़ आता है और बाढ़ का अब तक कोई निदान नहीं हो पाया है। अगर आप बिहार की नदियों को जोड़ दें, इसके लिए ही केंद्र सरकार आपको सहायता दे। स्पेशल स्टेटस तो एक ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर पैकेज के रूप में बिहार की नदियों को जोड़ने का काम, अब चूंकि दक्षिण बिहार के जो लोग हैं, जो चाहे वो औरंगाबाद हो, नवादा हो, जहानाबाद हो, ये आपको सासाराम हो, केमू, इन इलाकों में पानी की दिक्कत होती है। और आप जानते हैं प्रचुर मात्रा में उत्तर बिहार में पानी है, उधर फ्लड की स्थिति रहती है, हर साल फ्लड से नुकसान होता है क्षेत्र का। आप अगर देखिएगा आशीष जी, हम लोग एम्स्टर्डम गए थे, नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड समुद्र तल से नीचे बसा शहर है, लेकिन वाटर का जो मैनेजमेंट वहां है वो देख के आप दंग रह जाइएगा। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल नियंत्रण की समस्या है। और जल का प्रबंधन अगर सही ढंग से हो जाए, बाढ़ का निदान सही ढंग से हो जाए और बिहार के खेतों में पानी पहुंच जाए तो बिहार अपने आप तरक्की कर जाएगा। कोई बहुत स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता, हाँ, इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है जो केंद्र सरकार पैकेज के रूप में भी दे सकती है। और नीतीश कुमार आज इस पोजीशन में है कि केंद्र सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। चुनाव तो है, चुनाव आएगा जाएगा, चुनाव आते जाते रहता है। और आप देखिए, जब से ये स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है तब से दोनों नेता के प्रभाव रहा है केंद्र में। राबड़ी देवी अगर 2003-4 के आसपास वोट डिमांड की थी तो 10 साल तक उनकी सरकार थी केंद्र में मनमोहन सिंह की, 2004 से लेकर 2014 तक। और उस सरकार में खास करके 2004 से 9 की सरकार में लालू प्रसाद यादव सबसे प्रभावशाली थे, क्योंकि उनके बीच से कई सांसद जीत के गए थे। लेकिन उस समय भी बिहार का पैकेज का मामला ठंडा बस्ता में चला गया, तब नीतीश कुमार डिमांड कर। तो कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से बिहार के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और ठीक इस मद में किया जाए कि वाटर मैनेजमेंट बिहार में बेहतर हो जाए, हर खेत को पानी पहुंच जाए, सबको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। इसके अलावा आईटी हब वगैरह स्थापित हो जाए जो यहाँ के लड़कों को नौकरी मिले, क्योंकि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। अगर आप देखिएगा आंध्र प्रदेश, हैदराबाद चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हर जगह बिहारी बच्चे वहाँ बेहतर पोजीशन में हैं। अगर उन बच्चों को पटना में काम मिले, उन बच्चों को मुजफ्फरपुर में काम मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। विनय सर, 19 साल से सूबे की सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये सवाल तो अब श्री कृष्ण बाबू से तो नहीं पूछा जाएगा, नीतीश कुमार से ही पूछा जाएगा ना सर? नहीं, नीतीश कुमार से तो पूछा जाएगा, लेकिन देखिए, बिहार या देश की राजनीति की एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ जाति आधारित चुनाव होता है और जाति आधारित चुनाव में मुद्दे कौन हो जाते हैं, लोग अपने अपने जाति के लोगों को वोट करने के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण यही इसी मुद्दे को तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं बिहार में कि भाई आपने अपना भविष्य खराब कर लिया है, आप आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाइए। इसके लिए तो आप सोचिए, आप जो करने जा रहे हैं, आप अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। तब अगर आप अपनी वोट की ताकत को पहचानिएगा और बेहतर नेता का चुनाव करिएगा, बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करिएगा, जात पात से ऊपर उठकर करिएगा, तभी न बेहतर विकास हो, बेहतर बिहार बन पाएगा। का जिक्र किया भी है, चर्चा हम लेंगे। संतोष सर, अब आपके पास आते हैं 2-3 सवालों के साथ, चूंकि लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं और 2-3 फैसले और 2-3 महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं कि एक तो स्पेशल पैकेज दिया गया, उसका कोई मतलब बड़ा आधार निकलकर सामने नहीं आया। दूसरी तरफ जो ये बात कही जा रही है कि अभी स्थिति नीतीश कुमार की बेहतर है, केंद्र में मजबूत स्थिति में। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार जाने वाले हैं और दरवाजा तो खोलकर रखते ही हैं नीतीश कुमार, इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है उनके तमाम राजनीतिक फैसले को देखते हुए। अब तो हमारे जैसे नौसिखिए पत्रकार भी समझ जाते हैं नीतीश कुमार अगर विधानसभा माफ करिएगा राजभवन की तरफ जाते हैं तो
कई पत्रकारों को धकधकी लग जाती है कि अब क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार, समझ नहीं आता है। संतोष सर, तो क्या वाकई विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा होगा वो स्पेशल स्टेटस ही होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? तब भारतीय जनता पार्टी की नौबत क्या होगी, क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल, चूंकि एक नए दल का भी उदय हो रहा है और अभी जिक्र कर ही दिया विनय सर ने, तो हम उस पर भी एक टिप्पणी ले लेंगे आपसे, लेकिन पहले नीतीश कुमार की स्थिति के बारे में बताइएगा, और क्या यह सच में दरवाजा खोलने वाली स्थिति है, एक तरह की स्थिति, और अगर है तो चिराग पासवान का समर्थन क्यों? 2-3 सवाल है सर इसमें। संतोष सर, अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। बोलिए बोलिए संतोष सर, अनम्यूट करके। आवाज नहीं आ रही है सर, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो कृपया अनम्यूट करें आप संतोष सर। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। हाँ, आप बोलिए सर। हाँ ठीक है। बोलिए। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है ना, मतलब बिहार की राजनीति बहुत ही एक अजीब दौर से गुजरने लगा है। देखिए जिस आदमी को हम लोगों ने मान लिया था कि अब ये गौन केस है, अब इनकी वापसी की गुंजाइश कम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है ना, अब उस वापसी में बिहार की जनता ने क्यों उनको इस तरीके से फिर से मौका दिया है, तो एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार आज की तारीख में, हम अभी यही खबर हम कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे थे कि बीजेपी का किसी बिहार का सांसद हो जो केंद्र में मंत्री है या बिहार में मंत्री है, 5000 आदमी जुटा सकता है कहीं भाषण देने के लिए जाए तो 5000 आदमी वोट उनको सुनने के लिए कोई जाएगा? जरा ये बताइए। बिहार बीजेपी की तो ये हैसियत हो गई है, 5000 आदमी नहीं जुटा सकता है। तो अभी तो नीतीश कुमार जितने कंफर्ट स्थिति में है, आज तक हमको लगता है कि उस कंफर्ट स्थिति में नहीं रहे, कि मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने के बावजूद भी पूरा बीजेपी या यूं कहें पूरा एनडीए खातिरदारी में लगा हुआ है। सम्राट चौधरी का कभी बॉडी लैंग्वेज देखे थे इस तरीके से कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूम रहे हैं? तो ये देखिए, ये संकेत है कि नीतीश कुमार के राजनीति जीवन पर जो भी आप कह लीजिए कि राजभवन जाते हैं तो चर्चा होने लगती है कि अब किसके साथ जाएंगे। वो जाते हैं कि लोग आते हैं। पिछले 2005 से लेके आज तक बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं बदला है, भले पार्टी बदल जाए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि नीतीश अपने जगह पर है, कभी आरजेडी आ जाता है, कभी बीजेपी आ जाती है, कुछ तो बात हो गई। तो ऐसी तो नहीं नीतीश कुमार को लोग स्वीकार कर रहा है। अभी 3 नंबर का पार्टी है, तब भी नीतीश कुमार को चरण वंदना करने के लिए तैयार है। तेजस्वी भी जो है सीधे चच्चा पर हमला करने से बचता है, कुछ तो बात होगा। और बात अभी जब आप विशेष स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो जो भी बिहार के सज्जन बाहर रह रहे हैं उनको सलाह देंगे। हम लोग तो गांव के पत्रकार हैं ना, तो अभी चले जाइए बिहार के साथ क्या ज्यादती हुई है, बिहार हरियाणा और पंजाब क्यों नहीं बन सका है। तो जवाहरलाल नेहरू जी 2 नहर का जो है शिलान्यास किए थे, एक बगहा में, एक चले जाइए कोसी में, वहां वाल्मीकि नगर, बगहा वाल्मीकि नगर और इधर कोसी में चले जाइए। दोनों ही जो रोड लूट योजना है, तटबंध बना के आप लूटने की बात कर रहे हैं। जरा आप कभी देखिएगा कि औरंगाबाद सासाराम जहां नहर का बेल्ट है, वहां का कोई मजदूर जाता है बाहर कमाने के लिए क्या? जैसा धान पैदा करता है कैमूर और सासाराम का किसान, कोई सोच सकता है कि खेती से इस तरीके से लोग रह सकते हैं? आप मोहनिया से जो है ना रह जाइए कि पंजाब क्या उत्पादन करेगा धान और गेहूं का, जितना वहां का किसान उत्पादन करता है। आज के तारीख में भी देखिए ना कि जो मक्का हम पूर्णिया में पैदा कर ले रहे हैं, खगड़िया से लेके चले जाइए पूर्णिया, हम स्पेशल स्टेटस क्यों मांग रहे हैं? कि आज जो वो खगड़िया से लेके पूर्णिया के बेल्ट में अगर कोसी पर तटबंध को लेकर बेहतर प्रबंधन हो जाए तो हम पूरे देश को दूध पिला देंगे, पूरे देश को मक्का का जो कॉर्नफ्लेक्स से लेकर पॉपकॉर्न तक खिला देंगे। इतना हम उत्पादन करते हैं ना, हमको तो यही मदद चाहिए ना। अरे हम कोई और मदद थोड़ी मार रहे हैं। जिस दिन आप हमसे झारखंड अलग लिए, क्या दिए बिहार? और जो भी आदमी कह रहे हैं कि 1,25,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, जब मोदी जी, सुशील मोदी हिसाब दे ही नहीं पाए, हम लोग रोजाना पूछते हैं कि 1,25,000 करोड़ दिए किस मत में? और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जो है
साइकिल और पोशाक और मध्याह्न भोजन तो भारत सरकार की योजना है। जितना लाभुक योजना है ना नीतीश कुमार भारत सरकार की योजनाओं से 125 करोड़ की योजना जो आया है उसको लेकर नहीं कर रहा है। वो सब कुछ आंखों के सामने में है कि उस पैसे कहां से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार जो है सो बिहार का बजट 2005 में था जो आज बजट में है जो फैलाव हुआ है उसमें नीतीश की कोई भूमिका ऐसा नहीं है। हम नीतीश को नकार नहीं सकते हैं कि आज बिहार के गांव-गांव में बिजली या सड़क पहुंच गया है। कोई सोच सकता था कि बिहार में भी ये चीज हो सकता है? अरे आप गांव में देख रहे हैं ना अभिषेक जी के गांव में जो तो बिजली है सड़क है। भाई मदद मांग रही है सरकार तो मदद दे दीजिए। और हरियाणा क्या कहेगा, गोवा क्या कहेगा, जाने उसका काम। दिल्ली के बगल के रहने के कारण जो लाभ गुड़गांव उठा लिया, समझ गए ना। और कोई लाभ थोड़ी है। मारुति भी आया वही सब पूरे देश में सबसे उपजाऊ भूमि बिहार का, लेकिन कृषि का जब बात शुरू हुआ तो पंजाब में शुरू हो गया क्योंकि बिहार राजधानी से बगल में था। पहला कृषि किया गया भाई, उपजाऊ 3 फसल ना करते हैं और उसके आज तक कोई कृषि के लेके कोई एक पूसा यूनिवर्सिटी अंग्रेज खोल के गया, वो भी यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी सब चला गया दिल्ली। देखिए आप कहिएगा कि हमारे पास राजनीतिक विल पावर है। हम लोग कभी बिहारी नहीं सोचे, हम कभी बिहार के रूप में हम सोचे हम भारतीय है। उसी का नाजायज फायदा सब लोग उठाया है कि सब कुछ बिहार से लेके चले गए और आज हम लोगों को नसीहत देते हैं कि बिहार में यहाँ कूड़ा करकट सब रखा हुआ है। अरे भाई आबादी तो भाई तो ज्योग्राफिकल ऐसा स्थिति है कि आबादी है और जिस युग में लोहा से सब कुछ होता था तो पूरे देश में दुनिया में बिहार राज किया। अब ये इतिहास है ना भाई कि पूरी दुनिया पर अगर कोई राज करने वाला मतलब पूरी दुनिया में बिहार के लोगों को जो लोग जाना क्या था उस समय में लोहा आयरन हमारे पास आया तो अस्त्र बनाए, जीते, अपने तरीके से ज्ञान बघारे। आज तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब हमारा जो हिस्टोरिकल जो भी चीजें हैं जो आज की तारीख में जो हमारी समस्या है वो समस्या शर्त सही बोले कि भाई सब पानी बारिश होता है नेपाल में डूबते हम हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। आप हाई डैम बनाइए या सुपर डैम बनाइए उससे क्या मतलब है। लेकिन जो आप नदी के प्रबंधन की बात कर रहे हैं ना तो बेहतर प्रदीप जी बता सकते हैं क्योंकि दरभंगा के रहने वाले हैं। अभी जो बन रहा है जो जिस तरीके से सड़कें बनाई जा रही है, अगर बाढ़ पिछले 2004 वाली स्थिति अगर पानी आ गया ना तो समझ जाइए पूरा उत्तर बिहार जैसो किसी का बचना मुश्किल हो जाएगा। इतना रोड बिना मतलब का बना के कहीं पुल पुलिया नहीं दिया है। वो टूटेगा, एक वो एनएच टूटेगा ना तो समझिए कि समस्तीपुर जंक्शन को उड़ा देगा। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट का खामियाजा बिहार को ही भुगतना पड़ेगा। हर वर्ष बाढ़ कुछ इलाके हैं जहां बाढ़ आती है उसका कोई समाधान अस्थायी समाधान निकल नहीं रहा है। इस वजह से लोग परेशान हैं। कुछ और बात हम कहते हैं कि श्री बाबू के समय में जो इंडस्ट्री लगा है कहते हैं भाई यहाँ लालू यादव के समय में इंडस्ट्री नहीं आया क्या? देश का तो सबसे बड़ा कारखाना खुला है छपरा और मधेपुरा में, इसकी चर्चा नहीं होती है इसलिए ना। मधेपुरा में जो इंजन बन रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही है इसलिए ना। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की जो नीति हुई कि भाई अब अपना इंजन का इस्तेमाल करने को लेकर जो पॉलिसी बनी वो पॉलिसी लोगों ने बदल दिया। अब आपके मोकामा में बटलर और मुजफ्फरपुर में बटलर खुला था, दोनों जगह रेलवे का जो है सो बोगी बनता था। आप बोगी बनाने का काम आप बंद कर दिए, हजारों हजार आदमी बेरोजगार हो गया। उसमें बिहार का क्या दोष है भाई? आटा जो है सो आपका मोकामा में बाटा अब जूता का मतलब ही नहीं रह गया, वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। खाद का लेकर बरौनी में देख लीजिए, खाद के कारखाने को देख लीजिए, बिजली संयंत्र का देख लीजिए। अभी अब बिहार सरकार जितना बिजली संयंत्र स्थापित करने में जितना पैसा खर्च करेगा उससे कम सस्ती बिजली उसको बाहर से मिल जा रहा है। ये सारी चीजें बदली है और उस बदलाव के साथ बिहार को बदलने की जो ताकत होनी चाहिए थी ना वो ताकत अब नहीं रहा है। क्यों? सब बिहारी जितना भाषण देते हैं बाहर में बैठ के, सब बिहार में कुछ दिन आते हैं देखने के लिए बिहार में क्या हालत है। सो हम बिहारी जिम्मेवार नहीं है कि बिहार का हालत क्या है। पूरे देश में देख लीजिए, केरलाइट अगर कहीं गुजराती कहीं बाहर में है तो यहाँ से लौट के जरूर एक बार गुजरात में देखने आता है कि अब तो छठ में भी आना लोग छोड़ दिया है। तो क्या बिहार सुधरेगा भाई? अभी गांव में एगो सांप पहुंच जाए ना किसी के घर में तो सांप मारने के लिए डंडा नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सब लेबर मजदूर क्लास वहां जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता में बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया जॉब में भी लोग हैं, लेकिन अब वो बिहार आना नहीं चाहते हैं, अपने बच्चों को बिहार भेजना नहीं चाहते हैं कि भाई जाएंगे वहां। वो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनका कहना है कि भाई छठ के देखिए आपको पता चल जाएगा सर
टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, क्या करें लोग, उनकी भी तो मजबूरी है सर, पापी पेट का सवाल है। नहीं, वो तो सवाल है ही कहाँ, उसको डिनाई थोड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर बिहार में रोजगार मिल जाए, कौन आदमी है जो अपने बूढ़े बाप माँ को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर रहना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन चूंकि बिहार में कोई अवसर नहीं, आप किसान है, आप किसान है। हम तो मैं सुन लीजिए, मैं किसान हूँ, मैं बड़ा किसान हूँ। आप औरंगाबाद का उदाहरण दे रहे हैं ना, मैं औरंगाबाद जिले का रहने वाला हूँ। क्या धान का प्रोडक्शन होता है? अगर दाऊदनगर इलाके में नहर का प्रॉब्लम है, औरंगाबाद का सौदा नगर, आप डाल्टनगंज वाले इलाके में जाइए, मैं उस एरिया में हूँ, पानी का कोई प्रबंधन नहीं है। और एवरेज नहीं है, अरे सुन तो लीजिए आप, एवरेज 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं होता। पंजाब में 1 हेक्टेयर में 25 क्विंटल से 30 क्विंटल धान होता है। आप किसान हैं? अरे भैया, आप किसान ही हैं, क्या बात कर रहे हैं? गलत है। आगे सुन लीजिए, जो सासाराम मोहल्ले का जो आप बात कर रहे हैं ना, हम सारा एरिया रोनते रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं ना प्रोडक्शन, उस एरिया के प्रोडक्शन को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कौन सा किसान है जो 1 एकड़ में 10 क्विंटल से ज्यादा धान और गेहूं का उत्पादन करके दिखा रहे, तो मैं मान जाऊं। आप जो ज्ञान बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा धान का प्रोडक्शन होता है, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। और एक बात बताइए, 1 एकड़ का कितना मिलता है बटाई? आप पंजाब और हरियाणा से आप तुलना कर रहे हैं, अगर इतना प्रोडक्शन है तो 1 एकड़ का क्या बटाई बिहार में? 10,000 रुपए से कोई ज्यादा कोई किसान को बटाई दिखा दे। पंजाब में 55,000 रुपया विशेष राज्य पैकेज पर बात की, और काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से, नहीं के साथ दीजिए, फैक्ट के साथ देखिए, बिहार में प्रति एकड़ प्रोडक्शन धान का क्या है नहरी बेल्ट में, इरिगेटेड लैंड में। अब नेहरू ने उद्घाटन कर दिया। अरे भैया, इरिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। इरिगेशन का कोई सेंटर का सब्जेक्ट है? सेंटर तो आपको पैसा दे देता है, आप कीजिए। आप स्टेट सब्जेक्ट में भी सेंटर ही सारा काम करेगा, आपकी जिम्मेवारी लेके बैठेगा। पहले आप करिए कि कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, कौन सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या लगता है, सबसे पढ़े लिखे आप ही हैं क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इरिगेशन का और की बात कर रहे हैं, तो मैं सासाराम मोहनिया औरंगाबाद की बात। ठीक है, चलिए, चूंकि हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, वक्त इजाजत मांग रहा है और बिहार में फिर से शोर है और विशेष राज्य के दर्जे पर जोर है। थोड़ी बहुत छिटपुट बातें इस तरह की होती रहती है। काफी सौहार्दपूर्ण ये चर्चा रही और काफी सार्थक चर्चा रही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बातचीत शामिल होने के लिए। और जाहिर सी बात है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होने ही चाहिए। संजीव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष सर आपका भी, विनय सर आपका भी, और प्रदीप झा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।